हेलो एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू का न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम होता है या फिर आपके स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, तो उनके प्रीलिम्स एंड उनके जो मेंस होते हैं, तो उनके लिए हम न्यूज़पेपर से कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं पढ़ने की, एंड उसको हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंटरप्रेट करें। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 9 दिसंबर, सैटरडे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। सबसे पहले तो आपका एक आर्टिकल आता है आरबीआई का और रेपो रेट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपका एक आर्टिकल आता है अनएम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली एंड उसको नेशनल एवरेज से कंपेयर करते हैं, उसके बारे में आर्टिकल है। उसके बारे में है आपका एक आर्टिकल अबाउट क्लाउड सीडिंग, जिसकी बातें चल रही हैं कर्नाटक में, तो इसके बारे में देखेंगे ये क्या होता है। एंड अभी जो COP28 चल रहा है आपका दुबई में, अब वहाँ पे नए एक क्लाइमेट एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर डिस्कशंस चल रहे हैं। और आपके दो एडिटोरियल्स हैं। आपका सबसे पहला है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर, जो कि आपका फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करता है, हम उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद है आपका इंडो श्रीलंका रिलेशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं। सबसे पहला आपका आता है आरबीआई कीप्स रेपो रेट एट 6.5%, रेजेस जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट। अगर इसकी रेलेवेंस की बात करें तो ये वाला आर्टिकल आपके प्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बात आती है आपकी टॉपिक मनी एंड बैंकिंग की, मनी एंड बैंकिंग। एंड आपकी यहाँ पे बात आती है उसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो इसके लिए आपको ये काफ़ी एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। आपका एनसीईआरटी में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में दे रखा है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंटेन कैसे किया जाता है, आरबीआई क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, क्या क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। उन अलग अलग टूल्स की इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो उसी का आपका एक टूल होता है आपका रेपो रेट, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा आगे थ्योरी में देखेंगे, तो इसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल आया है। तो इससे रिलेटेड सर प्रीलिम्स में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके रेपो रेट के डिटेल्स के बारे में, तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। एंड अगर मेंस की अगर बात करें तो मेंस में ये आपका GS3 का जो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ वाला जो सब्जेक्ट है उसके अंडर में आता है। एंड उसके अंडर में आपको ब्रॉडली आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्फ्लेशन, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस आर्टिकल को पढ़ना है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन का पॉलिसी रेट कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एंड अभी ये बोला है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक टूल होता है, एक क्वांटिटेटिव टूल होता है आपका रेपो रेट, उसको 6.5 ही उन्होंने रखा है। एंड ये बोला है कि ऐसा अंदाज़ा लगाया है कि 2023 से 24 के बीच में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो आपका 7% इस हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है। ये इन्फ्लेशन का ग्रोथ फोरकास्ट किया है। एंड इन्फ्लेशन का ग्रोथ फोरकास्ट इन्होंने 5.4 किया है। एंड ये भी बताया कि अभी पास्ट में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन ब्रिंगिंग इन्फ्लेशन बिलो 5% डिस्पाइट इंटरमिटेंट ब्लिप्स। द टारगेट ऑफ 4% इज येट टू बी रीच्ड। तो जैसा कि अगर आपने पढ़ा होगा कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है इंडिया में वो बिटवीन 4 ± 2% के टर्म्स में होती है। 2 से 6% के टर्म्स में परसेंट के बीच में अगर इन्फ्लेशन रहता है तो वो अच्छा माना जाता है। तो अभी 5 के नीचे है बट अभी भी 4 के ऊपर है। तो देखा जाए तो इन्फ्लेशन इंडिया में एक उस रेंज में है। एंड इंडिया में अभी इन्फ्लेशन हो भी रहा है तो वो आपका वॉलेटाइल जो होते हैं, जैसे फूड इन्फ्लेशन होता है, उसकी वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल है इन अबाउट रेपो रेट। उसके बाद में देख लेते हैं एक बार रेपो रेट के बारे में, ठीक है। रेपो रेट इज वन ऑफ द सेवरल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड बाय द आरबीआई फॉर इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी है आपका मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, इकोनॉमिक मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपका जो सेंट्रल बैंक होता है,
सेंट्रल बैंक जो होता है, जो कि आपका आरबीआई होता है, आरबीआई जो पॉलिसीज यूज करता है दे आर मॉनेटरी पॉलिसीज। और ध्यान में रखिए इसी तरीके की एक और पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी। जब आपकी गवर्नमेंट या फिर जो सेंटर होता है, आपका जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई है उसको कंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लाती हैं उन्हें हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। Specifically, RBI defines the repo rate as fixed rate at which it provides overnight liquidity to banks against collateral of government and other approved securities under the liquidity adjustment facility। तो देखिए इसका ये मतलब है कि जो आरबीआई है, देखिए आरबीआई को हम ये कहते हैं बैंकर ऑफ बैंक्स भी कहते हैं, कि जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, कि जो आरबीआई के नीचे जो बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक हो गए, पब्लिक बैंक हो गए, जैसे इंडियन बैंक हो गया, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये आपके गवर्नमेंट बैंक है, और जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया और एक्सिस बैंक हो गया, ये भी अलग अलग टाइप के प्राइवेट बैंक्स। तो देखिए आरबीआई के अंडर काफी सारे छोटे छोटे बैंक्स आते हैं जो कि डायरेक्टली जो है लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, पब्लिक जिनसे डायरेक्टली डील करती है। ध्यान में रखिए पब्लिक डायरेक्टली आरबीआई पे नहीं जाती, जो आपके सेंट्रल बैंक्स, अलग अलग बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनके पास जाती है। तो कई बार कमर्शियल बैंक्स को भी क्या कहते हैं लोन की आवश्यकता होती है, तो इनको जब बैंकों को लोन की आवश्यकता होती है तो ये लोग जाते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई से जिस दर पे इन्हें लोन देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। एंड ये जो होता है आपका शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट के लिए होता है। जब बैंक्स को बहुत छोटे समय के लिए लोन चाहिए, जब कुछ इमीडिएट इश्यूज को डील करने के लिए जब बैंक्स को लोन चाहिए होता है, तब वो आरबीआई से रेपो रेट लेते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है ये आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर में आता है। इसके अंडर आपका रेपो रेट आता है एंड आपका इसके अंदर रिवर्स रेपो रेट आता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इन अदर वर्ड्स, व्हेन बैंक्स हैव शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फॉर फंड्स, दे कैन प्लेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट दे होल्ड विद द सेंट्रल बैंक एंड बोरो मनी अगेंस्ट द सिक्योरिटीज। तो जो अलग अलग बैंक्स होते हैं, जैसे एसबीआई है, एसबीआई को लोन की जरूरत पड़ी तो उसने आरबीआई से लोन लिया। कितने इंटरेस्ट पे, कितने रेट पे लोन लिया? रेपो रेट पे लोन लिया। लेकिन अगर कहीं भी कभी भी कोई लोन लेता है तो कुछ ना कुछ कोलेटरल रखता है, कुछ गिरवी रखता है, एक टाइप से आप समझ सकते हो। तो जो एसबीआई है वो क्या कोलेटरल की तरह रखेगा? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी, ठीक, गवर्नमेंट इशूड जो बॉन्ड्स होंगे, सिक्योरिटीज होगी, उन्हें आरबीआई के पास उतने समय के लिए रखेगा। सिंस दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट at which RBI charges commercial banks such as SBI, ICICI Bank when it lends money, it serves as a key benchmark for the lenders in turn to price the loan they offer to the borrowers। तो देखिए जब आरबीआई से एसबीआई ने मान लीजिए लोन ले लिया, मान लीजिए उसने 100 रुपए लोन लिया, कितने रेपो रेट पे, इंटरेस्ट पे, मान लीजिए 6%, ठीक है। तो मान लीजिए लोन लेने के बाद एसबीआई जो है बाकी पब्लिक को और फर्दर लोन प्रोवाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं जिस इंटरेस्ट पे एसबीआई लोन ले रहा है वही इंटरेस्ट वो कस्टमर्स को भी पास ऑन करेगा। इंटरेस्ट का जो बर्डन है कस्टमर्स को पास होगा। अगर आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ाता है तो एसबीआई के लिए लोन लेना और महंगा हो जाएगा एंड इन टर्न जो पब्लिक होगी, पब्लिक जो एसबीआई से फर्दर लोन लेगी, पब्लिक को भी लोन लेना और ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आरबीआई जो है कितना पैसा पब्लिक को सप्लाई हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, आरबीआई अपने रेपो रेट के माध्यम से कंट्रोल करता है। Why is repo rate such a crucial monetary tool? Repo rate इतना important क्यों बन जाता है? When government central banks repurchase securities from commercial lenders, they do so at a discounted rate that is known as repo rate. ठीक है, the repo rate system allows central banks to control the money supply with the economy, increasing the availability of funds। तो देखिए जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे एसबीआई है, आरबीआई है एंड यहाँ पे कस्टमर है। कस्टमर मतलब आम आदमी या फिर आपका कोई बिजनेस है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए जो इकोनॉमी चलती है वो कस्टमर्स और जो आपके अलग अलग बिजनेस होते हैं इनसे चलती है, ठीक है। जो मनी सप्लाई है, असल में इनके पास कितना मनी है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। इकोनॉमी में इनके पास, तो ये जो है एसबीआई से लोन लेते हैं, एसबीआई आरबीआई से लोन लेता है, ठीक है। इन लोगों को कितना इंटरेस्ट पड़ेगा? जो एसबीआई देगा, और एसबीआई जो है आरबीआई से जब एक इंटरेस्ट पे लोन लेता है वही इन्हें पास ऑन होता है। तो
आरबीआई जितने रेपो रेट पे एसबीआई को लोन देगा उसी के से और ज्यादा कस्टमर्स को मिलेगा। तो इसलिए कस्टमर्स को जो पब्लिक होती है या फिर आपका इकोनॉमी में कितना फंड अवेलेबल होता है वो आरबीआई इस तरीके से डिसाइड करती है। हाउ डज रेपो रेट वर्क, ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ। इस तरीके से इंटरेस्ट रेट की तरह काम करता है जो कि पास ऑन होता जाता है फ्रॉम बैंक्स टू पब्लिक। Beside direct loan pricing relation, repo rate also functions as monetary tool by helping to regulate the availability of liquidity or funds in the banking system. तो देखिए, अगर रेपो रेट कम होगा, ठीक है, आरबीआई अगर एसबीआई को कम दर पे लोन देगा तो एसबीआई जो है और ढेर सारा लोन लेने की क्षमता रखता है। और अगर एसबीआई जो है ढेर सारा लोन ले लेगा तो कम रेट पे फर्दर पब्लिक को भी लोन देगा। और पब्लिक को जब कम रेट पे लोन मिलता है तब पब्लिक ढेर सारा लोन ले लेती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपनी कुछ किसी न किसी एक्टिविटी को फंड करने के लिए। इससे क्या होता है, पब्लिक के बीच में ढेर सारा जो है पैसा सर्कुलेट होने लगता है, मनी सप्लाई होने लगता है। इस तरीके से रेपो रेट अगर कम हुआ तो मनी सप्लाई जो है आखिर में बढ़ गया। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अगर रेपो रेट अगर बढ़ता है तो फिर आपका जो मनी सप्लाई है वो आपका कम हो जाता है। इस तरीके से एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है। When the repo rate is decreased, the banks may find incentive to sell securities back to the government in return for cash. This increases the money supply available to the general economy. Conversely, when the repo rate is increased, lenders end up thinking twice before borrowing from the central bank at the repo window, thus reducing the availability of money supply in the economy. तो वही समझ लीजिए, रेपो रेट इंक्रीज हुआ, ठीक है, इंटर्न बैंक का जो लोन है वो और महंगा हो गया, तो पब्लिक जो है लोन लेने से पहले दो ज्यादा सोचेगी। ठीक है, हो सकता है पब्लिक कम लोन ले, और अगर कम लोन लेगी पब्लिक तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी कम रहेगा। Since inflation is caused by more money chasing the same quantity of the goods and services available in central banks tend to target regulation of money supply as means to slow inflation. तो देखिए, जो इन्फ्लेशन होता है वो जो महंगाई होती है वो आपकी मनी सप्लाई से ही डिटरमाइन होती है। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है ज़्यादा होता है तो आपका इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन का दर भी ज़्यादा होता है। तो देखिए, रेपो रेट अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और मनी सप्लाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है तो इनडायरेक्टली रेपो रेट जो है इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। तो ये पूरा तरीके से पूरा मैकेनिज्म होता है आपके रेपो रेट के वर्क करने। What impact can a repo rate change have on inflation? तो अगर रेपो रेट जो है चेंज होता है तो उसका इकोनॉमी पे या फिर आपका इन्फ्लेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। इन्फ्लेशन कैन ब्रॉडली बी मेनली डिमांड ड्रिवन और एज अ रिजल्ट ऑफ सप्लाई साइड फैक्टर। ठीक है, इन्फ्लेशन जैसा कि हमें पता है दो तरीके के होते हैं, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। दिस इन टर्न पुश अप द कॉस्ट ऑफ द इनपुट यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर रेपो रेट मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूं जिसमें मेरे को बिस्किट सेल करनी है, ठीक है, और मेरी बिस्किट मान लीजिए एक्स रुपीस की आती है, मान लीजिए 10 रुपए की आती है, और मान लीजिए इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा महंगाई है, आजकल इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट को बढ़ा देती है। ठीक है, अब एसबीआई जो है मान लीजिए अभी तक 6% पे अपना जो लोन देता था, रेपो रेट के बढ़ने के बाद अब उसने कर दिया 8%। अब मैं पहले क्या करता था, जो मेरी बिस्किट की कंपनी थी, मुझे बिस्किट प्रोड्यूस करने के लिए रेगुलरली हर महीने मुझे लोन लेना पड़ता था 6% का, लेकिन रेपो रेट बढ़ाने के बाद अब मेरे को एसबीआई से 8% का लोन लेना पड़ेगा। इसकी वजह से मेरे को लोन लेना जो है महंगा पड़ जाएगा। मेरा जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो मेरी लागत लग रही है पूरे सामान में, उसमें भी फिर बढ़ोतरी आ जाएगी, उसमें भी पैसा लगने लगेगा, और मैं अपनी रिकवरी के लिए, अपना प्रॉफिट के लिए क्या करूंगा, अपना जो बिस्किट का दाम है उसको बढ़ा दूंगा। मान लीजिए 10 रुपए से फिर वो 15 रुपए की हो गए, तो इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट जो है और इंक्रीज हो जाएगा। ओके, या फिर एक ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं बिस्किट कम प्रोड्यूस करूं। ठीक है, ये दो चीजें हो सकती हैं। एक टाइप से इससे जो है इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल होती है। Thus, spurring inflation or most often caused by a combination of both demand and supply side pressure. Changes to the repo rate to influence interest rate and the availability of money supply primarily work on demand side. ठीक है, it makes credit more expensive and savings more attractive and therefore dissuading consumption. तो देखिए, जब रेपो, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल आपका।
अब मान लीजिए यहीं पे अगर कोई आम आदमी है, ठीक है, उसे कोई गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, उसे कोई घर खरीदना है, वो एसबीआई से जनरली लोन लेता है। अगर रेपो रेट बढ़ने के बाद जो है लोन अगर महंगा हो जाए, लोन का रेट अगर और बढ़ जाए, तो लोग क्या है, कंज्यूम कम करेंगे। हो सकता है वो पैसा खर्च करने का अपना जो डिसीजन है, कोई चीज गुड परचेज करने का, वो और फर्दर पोस्टपोन कर दे। घर जो है अगले साल बनवाए, गाड़ी जो है अगले साल ले। तो इससे जो है इकोनॉमी में कंजम्पशन कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा, और वो जो व्यक्ति होगा वो सेविंग करने लगेगा। ठीक है, however they do little to address the supply side factor, be it high price of commodities such as crude oil or metal और imported food items। ठीक है, तो ये जो है रेपो रेट जो है दोनों सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन जो आपका डिमांड साइड है, जो पब्लिक का साइड है, जो कंजम्पशन वाला साइड होता है, उसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अब आता है आपका अगला न्यूज आर्टिकल। ठीक है, दिल्लीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर देन द नेशनल एवरेज, गवर्नमेंट फाइंड्स द गवर्नमेंट रिपोर्ट। तो अभी देखिए, दिल्ली में एक सर्वे हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे कंडक्ट किया था, जहां पे उन्होंने पाया था कि दिल्ली में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है, और वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में वहाँ पे डिस्कशन बात हुई थी, फाइंडिंग आई थी, और वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में फाइंडिंग आई थी कि ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है 2036 तक 2.65 करोड़ बन जाए। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इससे जो सिटी का सेक्स रेशियो है वो भी इम्प्रूव हो जाए। तो अब यहाँ पे अगर डेटा के बारे में बात करें, ठीक है, ये पूरा जो आर्टिकल है ये थोड़ा आपको कुछ यूजफुल डेटा देता है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, ये जो डेटा होता है कोई भी, अगर इसको कैसे आप पढ़ सकते हैं, देखिए अगर प्रीलिम्स की बात करें तो आपको एग्जैक्ट डेटा सिर्फ कुछ ही चीज़ों का जानने की ज़रूरत है। जैसे इंडिया का नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ओवरऑल इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है एंड उसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, अगर आपने इतना जान लिया, समझ लिया, तो इतना आपके लिए प्री का सफिशिएंट होगा। लेकिन अगर हम मेंस की बात करें, मेंस में डेटा जो है आप एग्जाम्पल्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, या अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप डेटा जो है एज एन एविडेंस एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे जो आपका आंसर है, आपके मेंस के आंसर है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, और आपके जो पॉइंट्स है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बन जाते हैं। तो इसलिए कुछ डेटा होते हैं जो नेशनल एवरेज वाले डेटा होते हैं, वो आपको जानना जरूरी बन जाता है। तो देखिए, अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी। क्या रिपोर्ट आई थी? आपका वुमेन एंड मेन इन दिल्ली 2023। इस रिपोर्ट में क्या पाया कि ये जो आपका नेशनल कैपिटल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मेन के लिए 5.1% है एंड वुमेन के लिए 6%। ठीक है, और ये आपका नेशनल एवरेज जो है उससे ज्यादा है। नेशनल एवरेज आपका 4.4% आपका मेन के लिए है और 3.3% आपका वुमेन के लिए है। ये जो आपका नेशनल एवरेज है, ये वाला डेटा आपको ध्यान में रखना है। और ये जो रिपोर्ट है ये डिफाइन भी करती है, बताती भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। कि जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो होता है, वो अनएम्प्लॉयड पर्सन, बेरोजगार लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम मिलता नहीं है। ठीक है, हु वांट टू वर्क बट इज नॉट डूइंग सो इवन दो दे आर अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग जो ऐसा काम ढूंढ रहे हों, स्किल्ड हों, लेकिन उनके लिए एडिक्वेट जॉब्स ना हो, तब उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एंड एक्टिवली सीकिंग वर्क दस अफेक्टिंग द इनएबिलिटी ऑफ इकोनॉमी टू जनरेट सूटेबल एम्प्लॉयमेंट। तो जब इकोनॉमी में वर्कर्स ज्यादा हो लेकिन काम जो है काम ही कम हो, ठीक है, एम्प्लॉयज ज्यादा हो या फिर वर्कर ज्यादा हो और जॉब्स कम हो, तब उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, और उसका जब परसेंटेज होता है वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उसके बाद इस आर्टिकल ने ये भी कहा कि इंडिया में और दिल्ली में ऐसा पाया जा रहा है कि अब वुमेन जो है, स्पेशली वुमेन एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, तो पार्ट टाइम वर्क से आगे चल के अब वुमेन जो है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में स्विच कर रही है। एंड ये भी ट्रेंड देखा जा रहा है, दिस शोज स्विच फ्रॉम कैजुअल लेबर टू सैलरीड एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन वर्कर इन 2020। ठीक है, अब वहां पे इस रिपोर्ट में एक और चीज पाई गई कि द सिटीज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वॉज 57.5% फॉर मेन एंड 9.4% फॉर वुमेन। ठीक है, आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसे LFPR भी कहते हैं।
तो और नेशनल एवरेज की अगर बात करें, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, नेशनल एवरेज आपका 57.53 फॉर वुमेन है, मेन है, एंड 24.8 है आपका वुमेन के लिए। और अगर डेफिनेशन की बात करें, OECD आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज कैलकुलेटेड एज लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, ये आपका हो गया डेफिनेशन लेबर फोर्स की। एंड ये भी उस रिपोर्ट में आया है कि आगे चल के दिल्ली का जो सेक्स रेशियो है फिलहाल जो है आपका 2011 सेंसस के हिसाब से 868 है, और नेशनल एवरेज जो है 943 है, तो कम है। बट ये फर्दर चल के इम्प्रूव हो सकता है 2036 में 899 तक। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे एक डेमोग्राफिक स्टडी करी गई। ठीक है, जहाँ पे अलग अलग जो है डेमोग्राफी के पैरामीटर, जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, आपका पॉपुलेशन हो गया, आपका सेक्स रेशियो हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस किया गया और इस रिपोर्ट में बताया गया। ठीक है, तो अगर प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्या क्या जानने की ज़रूरत है इस वाले आर्टिकल से, आपको डेफिनेशंस जानने की ज़रूरत है। डेफिनेशन जैसे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होती है, ठीक है, एंड आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या जानने की ज़रूरत है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हो गई आपकी प्री की। एंड एक और चीज़, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के आपके पास्ट ईयर्स के जो ट्रेंड्स होते हैं, इनके ऊपर, ट्रेंड्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं यूपीएससी। एंड अगर मेंस की अगर बात करें तो ये आपका GS3 के इकोनॉमी एंड ह्यूमन रिसोर्स के अंडर में आता है। आपको यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे, तो इसके रीजंस क्या हैं, ठीक है, क्या क्या अलग अलग इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल रीजंस हैं उसके, एंड इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाला आर्टिकल जानने की जरूरत है। अब उसके बाद आते हैं, कर्नाटका गवर्नमेंट नाउ मल्स क्लाउड सीडिंग टू ब्रिंग रेन। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जैसे, हाँ, कर्नाटक स्टेट है, कर्नाटक स्टेट एक आपका सेमी अरिड रीजन में, सेमी एरिड एरिया में आता है, पेनिनसुलर इंडिया इंटीरियर में आता है। तो वहाँ पे अक्सर जो है पानी की समस्या रहती है। ठीक है, तो अभी वहाँ पे पानी की समस्या को टैकल करने के लिए क्लाउड सीडिंग का यहाँ पे प्रपोजल कैरी आउट किया गया है। ठीक है, कर्नाटक में अक्सर सूखा पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे जो ड्राउट पड़ता है, वहाँ पे साउथ ईस्ट मानसून है वो अक्सर फेल हो जाते हैं, वहाँ के अलग अलग ताल्लुक हैं उनमें सूखा पड़ जाता है, तो वहाँ की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होती है, इसकी वजह से वहाँ पे पॉवर्टी होती है, पुअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इन सब का रीज़न अगर ये है कि वहाँ पे रेनफॉल कम होती है, तो अगर रेनफॉल इंक्रीज कर दिया जाए तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रेनफॉल नहीं होती है वो नेचुरल रीजंस की वजह से नहीं होती है, नेचुरल रीजंस एंड आपका जो क्लाइमेट चेंज है। लेकिन अगर हम किसी आर्टिफिशियल तरीके से अगर रेन करा सकें, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से अगर रेन इंक्रीज कर सके, तो यहाँ पे ये वाली समस्या टैकल हो सकती है। तो इसका एक सोल्यूशन क्या होता है, क्लाउड सीडिंग। तो देखिए, आपने अगर बेसिक क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा होगा कि रेनफॉल कैसे बनती है, जो क्लाउड ड्रॉपलेट्स होती है वो देखिए आपके एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे ऐसे डस्ट के पार्टिकल्स फ्लोट करते हैं। ठीक है, एंड जब क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स में ढेर सारा आपका मॉइस्चर होता है, ठीक है, वाटर वेपर होता है। और जब वाटर वेपर जो है सैचुरेट होने लगता है, तब क्या होता है कि ये जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल के अराउंड वाटर जो है कंडेंस होने लगता है, ठीक है, बादलों में, इस तरीके से। एंड जब इनफ कंडेंसेशन हो जाता है, जब इनफ वाटर वेपर इनके अराउंड फॉर्म हो जाता है, तब कंडेंसेशन के बाद जो है इनका साइज बढ़ने लगता है। देखिए, वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज इन डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड बढ़ने लगता है, एंड जब ये सफिशिएंटली हैवी हो जाता है तब ये नीचे फॉल करने लगते हैं एज रेन।
तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, इस पूरे प्रोसेस शुरू क्यों हो रहा है, क्योंकि हवा में डस्ट पार्टिकल्स ऐसे प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स इस तरीके से प्रेजेंट है। तो अगर मान लीजिए कहीं भी बादल फॉर्म हो रहे हो, ठीक है, एंड वहां पे अगर हम आर्टिफिशियली जाके डस्ट पार्टिकल्स ऐसे छोड़ दें, तो वहां पे रेन इंड्यूस कराई जा सकती है, ठीक है, आर्टिफिशियली इस तरीके से कंडेंसेशन करा के वहां पे फिर उस एरिया में रेन कराया जा सकता है। इस पूरे प्रोसेस को आर्टिफिशियली जो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होता है उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है, और उसके बाद जब आर्टिफिशियली रेन कराई जाती है तो उसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग। एंड इसके लिए अलग अलग तरीके के मटेरियल यूज होते हैं। एक एरोप्लेन जाता है ऊपर और उसे ये रिलीज करता है, और कुछ समय बाद वहां पे बारिश होती है। आपको अगर याद हो तो इसका कुछ दिन पहले प्रपोजल आपका दिल्ली में भी चल रहा था, वहां के पोल्यूशन को कर्व करने के लिए, ठीक है। तो क्लाउड सीडिंग अब आज के समय में एक इम्पॉर्टेंट चर्चा का विषय बनता जा रहा है, तो आपको इसके बारे में जानने की जरूरत है। एंड अगर रेलेवेंस की बात करें, रेलेवेंस के लिए, तो ये आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि क्लाउड सीडिंग आपकी एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बन जाती है। यहाँ पे अलग अलग मटेरियल्स, केमिकल्स यूज किए जाते हैं, तो उस आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना है। अगला आपका आर्टिकल आता है, न्यू क्लाइमेट ड्राफ्ट सीक्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एक्सपेंशन। अगर आपने कल का एडिटोरियल देखा हो, या फिर आपने कुछ दिन पहले का अगर एडिटोरियल एनालिसिस देखा हो, तो इसके बारे में काफ़ी अच्छा खासा एक एनालिसिस हो चुका है इस चैनल पे। बट इसमें फर्दर अब न्यूज़ आई है। देखिए, अभी हम जानते हैं रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 चल रहा है, कहाँ आपका, दुबई में, ठीक है। तो इसके लिए वहाँ पे जानते हैं हर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के एंड में एक ड्राफ्ट प्रिपेयर होता है। ड्राफ्ट प्रिपेयर होता है आपका, सॉरी, किसी ना किसी अग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक अग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है कि हम क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, आगे चल के क्या सोल्यूशन लेना चाहिए, तो उसी के बारे में है। तो ये जो आपका ग्लोबल स्टॉकटेक है, इसके बारे में हम यहाँ पे पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि ये इस पूरी कॉन्फ्रेंस का की डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर नेगोशिएशन चल रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों की बात होती है, कुछ एरियाज पे खास फोकस किया जाता है, जैसे एनर्जी कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल किया जाए, जो कोल एनर्जी है, ठीक है, कोल और फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, उसे फेज आउट किया जाए। इस चीज़ के बारे में अब बात की जा रही है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने वाले हैं कि सबसे पहली बात तो इस डॉक्यूमेंट में फाइनली कोल से आगे बढ़ के ओवरऑल फॉसिल फ्यूल्स को एंड करने की बात की जा रही है, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज करने की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया, ऐसा माना नहीं जा रहा है कि इंडिया इसे अग्री करेगा, ठीक है। इंडिया इज अनलाइकली टू अग्री सच अ क्लॉज, क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया कितना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट है, और एकदम से इंडिया फेज आउट नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास उसको रिप्लेस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी भी सफिशिएंट अभी उतनी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इस आर्टिकल में। And the latest draft also does away with the clause calling for a just and orderly phase out of fossil fuel, and this has replaced with 4 pointed option demand that fossil fuel जो है, देखिए आपके यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट प्रेजेंट हैं। तो इस रिपोर्ट में क्या और बोला जा रहा है कि फॉसिल फ्यूल जो है आपकी 80% ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड कंट्रीज को एफर्ट करना पड़ेगा कि 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ना रीच करें, और इस पे खास ध्यान जो है आपका एनर्जी कंपनीज जो है उनको देना पड़ेगा, ठीक है। एंड स्पेशली यहाँ पे फॉसिल फ्यूल को हटाने की बात करी जा रही है, एंड यहाँ पे एक और है क्लॉज ऑन अ रैपिड फेज आउट ऑफ अनअबेटेड कोल पावर, ठीक है, ट्रिपलिंग ऑफ एनर्जी कैपेसिटी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जो एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ाने का प्रपोजल था, ये सबसे पहले हमारा G20 में, जब इंडिया इसको अभी लीड कर रहा है, G20 की प्रेसिडेंसी को होल्ड कर रहा था, उस समय पे ये लिया गया था, ठीक है। एंड इसी कॉन्फ्रेंस में, इसी डॉक्यूमेंट में अब इंडिया के कुछ अपने ओपिनियंस हैं। देखिए, इंडिया का क्या इसमें मानना है कि
आज के समय में क्लाइमेट फाइनेंस है उसे डिफाइन किया जाए, क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस की आज के समय में कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, कोई अग्रीड डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए जब किसी भी चीज जो क्लाइमेट फाइनेंस होती है इस लेवल की कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर वो डिफाइन ना हो तो उसमें काफी ज्यादा एम्बिग्विटीज आ जाती हैं, वेगनेस आ जाती हैं, एंड उसको अच्छे से फुलफिल नहीं किया जाता है, अक्सर उसका फायदा उठाया जाता है उसकी लैक ऑफ डेफिनेशन का। वैसे क्लाइमेट फाइनेंसिंग है क्या? इट रिफर्स टू द फंड्स दैट आर नेसेसरी फॉर कंट्रीज टू ट्रांजिशन देयर इकोनॉमीज टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड अडेप्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस असल में वो कैपिटल है, वो पैसा है जो डेवलपिंग कंट्रीज को चाहिए होता है, ठीक है, ताकि वो अपना रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट ट्रांजिशन कर सकें। और इसका पैसा आता कहाँ से है? वो आपके डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं वो देती हैं। अब लेकिन क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की कोई भी अग्रीड डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, तो अक्सर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं पर्याप्त मात्रा में फंड्स नहीं प्रोवाइड। तो इंडिया का कहना है कि भाई यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंसिंग की अच्छी सी डेफिनेशन प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, उसके बाद चलिए हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं एंड उनका एक बार एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहला है इंडियाज अलार्मिंग फिक्स डोज कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले इसकी रेलेवेंस की बात कर लें। रेलेवेंस में आपको देखिए, अगर प्रीलिम्स की अगर बात करें तो ये आपका वैसे तो साइंस एंड टेक का आपका जो सिलेबस है उसके अंडर आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपका जो अलग अलग अब बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आपका अलग अलग डिजीज हो गए एंड उनकी मेडिसिन वाला जो पूरा पोर्शन होता है आपका उसके अंडर में आता है। एंड स्पेशली जो आपके कीवर्ड्स होते हैं साइंस एंड टेक से संबंधित, उसके अंडर में आपको ये जानना है कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब अगर मेंस की अगर बात करें, मेंस में यहाँ पे देखिए आपका ये गवर्नेंस के अंडर भी आता है कि अलग अलग सेक्टर्स का जो आपका रेगुलेशन होता है। ठीक है, आपको जानने की जरूरत है कि जो आपका पूरा का पूरा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसका क्या रेगुलेशन होता है, एंड आपके जो गवर्नेंस में जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उनमें क्या क्या अलग अलग तरीके के हेल्थ इश्यूज हैं। ठीक है, आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर के रेगुलेशन में हेल्थ इश्यूज क्या क्या आते हैं, जैसे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाला एक बहुत बड़ा इशू आता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पढ़ना है। तो चलिए इस आर्टिकल को सबसे पहले देखते हैं, इंडियाज अलार्मिंग फिक्स डोज कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। तो अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आती है, कौन सी? जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, ये किस चीज़ के बारे में देखती है रिपोर्ट, क्या इन्फॉर्मेशन देती है ये रिपोर्ट? ये आपकी बताती है कि इंडिया में एफडीसीज मतलब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कितने भारी मात्रा में आजकल चल रहे हैं, स्पेशली ऐसे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जिनको अप्रूव नहीं किया गया है एंड अलग से जिनको बैन किया गया है, वो भी आजकल के समय में इंडिया में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे 2020 की अगर यहाँ पे बात करें, तो अगर डेटा की बात करें तो यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करा है, इंडिया में जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है उसमें 60% लगभग 60.5 जो है अनअप्रूव्ड है। आपकी ऑलमोस्ट 10% जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है वो बैंड है। ठीक है, गैर कानूनी है लेकिन फिर भी चल रहे हैं। एंड देखिए फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो है अगर सही से ना लिया जाए तो वो एक टाइप से फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में आपके काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो अगर फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक्स को सही से नहीं लिया जाए तो उससे हो जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो कि आज के समय में एक बहुत बढ़ती हुई दिक्कत है। तो अब एक सवाल आता है कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस होते क्या हैं। तो देखिए अलग अलग किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए दवाओं की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं, दवा खरीदते हैं, खाते हैं और सही हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी भी कोई बीमारी है उसको सही करने के लिए आप अलग अलग तरीके की दवाएं खाते हैं। ठीक है, ये आज के समय में बहुत कॉमन है। कभी भी रेयरली ऐसा होता है कि आप एक दवा खाते हैं और सही हो जाता है। डॉक्टर आपको पर्चा देता है, उसमें 3-4 दवाएं लिखता है और बताता है सुबह इतनी खानी है, शाम को इतनी और रात में कितनी। तो जो आपका अलग अलग दवाएं होती हैं उनका मान लीजिए एक सिंगल कॉम्बिनेशन बन जाए, एक ही दवा में अलग अलग कॉम्बिनेशन हो जाए। ठीक है, वो होता है आपका फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ड्रग्स। जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास गए, उसने आपको 4 अलग अलग दवाएं दी एंड
दूसरे डॉक्टर के पास गए, जैसे ये हो गया ए, दूसरे डॉक्टर बी के पास गए, उसने एक दवा दी जिसके अंदर ये चारों केमिकल प्रेजेंट हो, तो ये वाली जो दवा होगी ये होगी आपकी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। एंड एक टाइप से इसका फ़ायदा क्या होता है, जो पेशेंट कंप्लायंस होता है, पेशेंट जो डॉक्टर दवा खाने को कहता है, पेशेंट कितना ज़्यादा उसको उसकी बात मानता है, उसमें काफ़ी मदद करता है। कि जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको 3 अलग अलग दवाएं अलग अलग समय पे खानी हैं, तो अक्सर क्या होता है कि लोग जो हैं भूल जाते हैं कि अरे सुबह ये वाली दवा खानी थी, ये भूल गए, चलो बाद में खा लेंगे, क्या पता बाद में भी भूल जाए। लेकिन अगर एक दवा दें जिसमें उन तीनों दवाओं के कंपोनेंट प्रेजेंट हो, ठीक है, इफ़ ऑल 3 आर कंबाइंड, तो इंसान जो है वो एक दवा तो खाना नहीं भूलेगा, तो उसके भूलने के जो चांसेस हैं कम हो जाते हैं। एंड अगर वो दवा रेगुलरली खाता है बिना भूले, तो वो क्योर भी जल्दी हो जाता है, उसकी हेल्थ भी जल्दी सही हो जाती है। ये फ़ायदा होता है आपका फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे एक और ध्यान में रखने वाली बात है कि देखिए जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, दवाओं के ऐसे कॉम्बिनेशन जो हैं बनाना आसान नहीं होता, उनको मैन्युफैक्चर करना आसान नहीं होता। कोई भी अगर केमिकल लें, कोई भी अगर दवा लें, ठीक है, पैरासीटामोल भी ले लें, तो कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन अगर ऐसे सिंपल दवाएं होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट अच्छे से पता होते हैं। लेकिन अगर हम एक ही टैबलेट के अंदर अलग अलग केमिकल को मिला दें, अलग अलग दवाओं के केमिकल को एक साथ मिला दें, तब उसका क्या आउटकम होगा उसको जानना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 2-3 केमिकल्स हैं उस दवा में, ठीक है, वैसे तो आप उनको अलग अलग तौर पे खाते हैं, लेकिन अगर एक ही दवा में तीनों केमिकल हैं तो हो सकता है एक केमिकल दूसरे केमिकल के असर को कम कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कई केमिकल मिल के कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बना दें जो हमारे शरीर को और नुकसान पहुँचाए। इनको जैसे मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए क्या होता है, सरकार जो है सेफ्टी स्टैंडर्ड जारी करती है। ठीक है, सरकार कहती है सारी कंपनी से, देखिए अगर आप XYZ का आप केमिकल का कोई फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसका एटलीस्ट इतने स्टैंडर्ड तो होने चाहिए, वो दवा जो है लोगों के लिए सेफ़ तो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कोई भी FDC होता है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है, उसके लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड होना ज़रूरी होता है। अब अगर हम इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में असल में क्या होता है, देखिए इंडिया में कंपनीज जो हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बनाती हैं ताकि उन्हें कानूनों के अंडर पनिशमेंट ना मिले, ताकि कानूनों से वो बच सकें। ठीक है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंप्लायंस की, वो फॉलो नहीं करनी ना कर पाएँ। ठीक है, जो कंपनीज करती हैं उसका पब्लिक हेल्थ से बहुत कम लेना देना होता है, उनका लेना देना होता है प्रॉफिट से। ठीक है, कि कैसे हम ढेर सारे पैसे कमा पाएँ, कैसे हमें कानून के अंडर हमें कम कंप्लायंस करना हो। ठीक है, उनका पब्लिक हेल्थ से संबंधित कि असल में लोगों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, पूरी जनता पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस चीज़ से उन्हें बहुत कम लेना देना होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कानून क्या होते हैं, देखिए इंडिया में आपका ड्रग्स को लेके, ड्रग के प्राइसेस को लेके, खासकर दामों को लेके एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, इसे DPCO ये भी कहते हैं। तो DPCO के अंडर क्या होता है, सरकार जो है इंडिविजुअल ड्रग, एक दवाई का सरकार जो है जो दाम है वो डिसाइड करती है। लेकिन अगर इंडिविजुअल ड्रग्स, मान लीजिए 4 इंडिविजुअल ड्रग्स का इन सरकार ने प्राइस डिसाइड किया, लेकिन कंपनी क्या करती है, इन चारों को मिला के एक नई ड्रग बना दे। ठीक है, एक ही ड्रग में 4 केमिकल हों, तो अब इसका क्या प्राइस हो ये अक्सर डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। ठीक है, तो जो FDCs होते हैं, आपके फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो होते हैं, ये आपके DPCO के अंडर कवर नहीं होते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। एंड क्योंकि कवर नहीं होते हैं तो कंपनीज जो हैं अक्सर FDCs ही बनाती हैं, ना कि इंडिविजुअल ड्रग, ताकि कानून से बच सकें। ठीक है, तो इंडियन कंपनीज क्या करती हैं, बहुत अलग अलग तरीके के फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बनाती हैं। इनका प्रॉफिट क्या हो, इनका मोटिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, पैसे कमाने का, पब्लिक हेल्थ का नहीं। एंड इसको लेके कोई भी साइंटिफिक स्टडी या फिर अप्रूवल भी नहीं कराते हैं। और इंडिया में इस तरीके के कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, कंपनी इस तरीके के कॉम्बिनेशन करती हैं कि जो बाहर के कोई भी देश नहीं करता है। तो देखिए इससे जो है ये कंपनीज जो कर रही हैं, इनसे कंपनीज को फ़ायदा क्या हो रहा है, इंडस्ट्री को फ़ायदा क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो देखिए
मार्केट में कई अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है दवाओं के, ठीक है। एंड मार्केट में हर एफडीसी का सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रेजेंट नहीं है, लैक कर रहा है। इससे उनको फ़ायदा क्या हुआ कि अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं है दवा बनाने का, कोई भी एफडीसी बनाने का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो किसी भी क्वालिटी का किसी भी तरीके का एफडीसी बना सकते हैं, ठीक है। एंड अगर किसी भी तरीके का एफडीसी बना सकते हैं और कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो उन पे कोई पनिशमेंट भी नहीं होगा। नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो अगर एक्ट ही कोई रेगुलेशन या फिर स्टैंडर्ड नहीं कर रहा है तो उनके पास पूरी खुली छूट है कि वो कैसे भी क्वालिटी का बनाएं। एंड हम सब जानते हैं पुअर क्वालिटी को बना के वो लोग ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। और आज के समय में नॉर्म क्या है, कंपनीज प्रोवाइड देयर ओन सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर गवर्नमेंट टू डू टेस्टिंग। उसके बाद दूसरा इनको एडवांटेज ये होता है, कंपनीज जो हैं उसके लिए प्राइस को भी हायर चार्ज करती हैं, ठीक है, और महंगी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो हैं और महंगी देती हैं। पहली बात तो क्वालिटी कम देती हैं और महंगी ज़्यादा देती हैं। अब देखिए काम कैसे करता है ये। मान लीजिए एक दवा मान लेते हैं अजीथ्रोमाइसिन, एक एंटीबायोटिक होती है। अब एक ये जो है इंडिविजुअल मेडिसिन हुई जो कि आपकी 20 अलग अलग कंपनीज जो हैं बना रही हैं। तो अब अगर एक ही प्रोडक्ट 20 कंपनी बना रही हैं तो हर कंपनी के लिए बहुत टफ कंपटीशन हो जाता है कि ऐसे सिचुएशन में पैसे कैसे कमाएं और अपनी सेल कैसे ज़्यादा बढ़ाएं। तो अब यहाँ पे एक कंपनी क्या करती है, अजीथ्रोमाइसिन को सीफेक्साइम से कंबाइन कर देती है, कहती है कि मेरी एक टैबलेट में अजीथ्रोमाइसिन भी है और आपका ये कंपोनेंट भी है, 1 2। तो इसलिए ये कंपनी जो है कहती है कि देखिए अब मैं मार्केट में नया प्रोडक्ट ला रहा हूँ और ये आपका एफडीसी है। तो इससे उनको फ़ायदा क्या होगा, अब देखिए एक नया प्रोडक्ट है तो उसके दाम ज़्यादा कर देंगे। अब लोगों को दिखेगा कि नया प्रोडक्ट है और इसमें ज़्यादा केमिकल्स हैं, ज़्यादा कंपोनेंट है, तो लोग इसे ज़्यादा खरीदेंगे तो कंपनी की सेल ज़्यादा बढ़ेगी एंड बाकी कंपिटिटर्स से ये आगे बढ़ पाएगी। तो कंपनीज को इस तरीके से फ़ायदा होता है। तो अब इस इशू को लेके सरकार क्या कर रही है, इस इशू को लेके गवर्नमेंट कैसे हैंडल कर रही है। देखिए सबसे पहली चीज़ जो ये इशू है, सबसे पहले ये इशू 1978 में सामने आता है, जब सरकार इसे एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये आज के समय में एक समस्या है और सरकार के पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। जो उस समय कानून था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसमें इसको कंट्रोल करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि इंडिविजुअल स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के जो ड्रग रेगुलेटर हैं वो अपने हिसाब से लाइसेंस दें एंड स्टेट गवर्नमेंट जो हैं उन्होंने फिर अपने हिसाब से लाइसेंसेस देने शुरू भी किए, ठीक है। फिर 1982 में क्या हुआ, सेंट्रल लॉ में ये जो लॉ है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसमें कुछ चेंजेस हैं। यहाँ पे फिर एक अमेंडमेंट हुआ, यहाँ पे बदलाव हुआ कि अब सरकार के पास पावर होगी कि किसी भी कोई भी दवा, कोई भी ड्रग अगर वो पुअर क्वालिटी की हो, ठीक है, अगर ख़राब तरीके का उसके इंग्रेडिएंट्स है तो उसकी सेल जो है उसको रोक सकती है। फिर 1988 में आपका एक और अमेंडमेंट आता है कि कंपनीज को फिर कंपल्सन होने लगा कि जो भी दवा वो अपने मार्केट में बेच रहे हैं उसका प्रूफ ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी जो है, उससे रिलेटेड जो वो सेफ्टी स्टैंडर्ड का स्टडी करवाते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, जो कि आपका सरकार का रेगुलेटर है मेन, उसको सबमिट करें। जो DCGI होता है, दैट इज़ द हेड ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 1988 में फिर कंपनीज़ के ऊपर कंपल्सन हो गया कि कोई भी दवा है उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड की रिपोर्ट जो है इन्हें सबमिट करें। तो इस तरीके से कंपनीज़ जो हैं उनके ऊपर एक कंपल्सन आ गया कि इसकी सेफ्टी से रिलेटेड अब ये भी थोड़े बहुत कदम उठाएं। लेकिन आज के समय में भी क्या हो रहा है, एक लाइसेंसिंग जो है कि अलग अलग ड्रग्स की अलग अलग कंपनीज़ को लाइसेंसिंग अभी भी प्रोवाइड की जा रही है फॉर अनअप्रूव्ड FDCs। स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स इग्नोर द लॉ, कंटिन्यू इशूइंग द लाइसेंस फॉर FDC नॉट अप्रूव्ड बाय DCGI। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी जो है बहुत ठोस कदम नहीं उठा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है अलग अलग कंपनीज जो हैं उनको एक एक करके उन्हें प्रोहिबिट कर रही है, एक एक करके एक एक कंपनी को टारगेट कर रही है, ना कि एक ब्लैंकेट बैन कर रही है,
ठीक है। एंड इसके साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है इंडिविजुअली प्रोहिबिट कर रही है, उसमें भी अलग अलग लिटिगेशन कोर्ट केसेस हो जा रहे हैं और उन कोर्ट के इनकंसिस्टेंट डिसीजंस आ रहे हैं। और आज के समय में प्रेजेंट स्टडी की अगर बात करें तो जो रिपोर्ट आई है उसने ये बोला है कि इंडिया में 2020 में 239 अनअप्रूव्ड एफडीसीज आज के समय में बिक रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं। तो ये दो चीज़ें देखिए बताता है, जो 239 अनअप्रूव्ड एफडीसीज मार्केट में बिक रहे हैं। सबसे पहली तो बात तो ये कि इंडिया में जो ड्रग रेगुलेशन है, ड्रग रेगुलेशन का जो पूरा सिनेरियो है वो बहुत वीक है इंडिया में। एंड दूसरी चीज़ हमें ये पता चलती है कि इंडिया में इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जो समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। एंड इसको टैकल करने के लिए हमें इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है। ये हो गया आपका सबसे पहला आर्टिकल, जो कि आपका एक डीप एनालिसिस देता है अबाउट FDCs एंड हेल्थ रेगुलेशन, हेल्थ या फिर आपका जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का रेगुलेशन है उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल बताता है, ठीक है। अब आता है आपका अगला आर्टिकल, ब्रिज दिस डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो अगर हम इसके रेलेवेंस की बात करें तो रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका मेंस के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, स्पेशली इन GS2, आपका नेबरहुड रिलेशंस जो हैं इंडिया के। एंड इससे रिलेटेड पास्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो ये आपका जो इंडो श्रीलंकन रिलेशंस हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। एंड अभी रिसेंटली आपका श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है उसकी वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। तो अगर मैं इस आर्टिकल के समरी की अगर बात करूं तो यहाँ पे बात करी जा रही है दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन के बारे में, कैसे इकोनॉमिक स्फीयर में इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और आपका ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो गया, उसके रिस्पेक्ट में कैसे इंडिया और श्रीलंका इतने समय से अच्छे नेबर्स हैं, इनके रिलेशंस अच्छे हैं, बट इनके इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। इसके एनालिसिस के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। तो चलिए हम देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बोला गया है, ब्रिज डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो अगर बैकग्राउंड की बात करें तो अभी रिसेंटली श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट किया है, क्या, इस्टेब्लिश कनेक्टिविटी विद इंडिया। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं तो उन्होंने ये बोला है कि इंडिया के साथ वो कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं। कनेक्टिविटी मतलब रोड प्रोजेक्ट हो गया, आपका शिपमेंट वाले जो प्रोजेक्ट हो गए, ठीक है, पोर्ट बेस्ड प्रोजेक्ट हो गए, इंडिया के साथ कनेक्टिविटी बनानी। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात एक और है कि पास्ट में भी ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, पहले भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए गए हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस हुआ है और क्रिटिसिज्म मिला है स्पेसिफिकली फ्रॉम श्रीलंकाज ऑपोजिशन, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे इंडो श्रीलंका की इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात करें, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट शुड बी, ठीक है। इतनी इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया श्रीलंका के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ पे ऑथर ने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि जो इंडिया है 1970 में इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने की यहाँ पे बात हुई थी, ठीक है, लेकिन पिछले कई सालों में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। और अगर लास्ट 13 ईयर्स की भी बात करें तो हमने श्रीलंका के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं ऑन बायलैटरल ग्रिड, एनर्जी ग्रिड, ट्रांसमिशन ग्रिड के ऊपर, लेकिन अभी तक ये इनकम्प्लीट है श्रीलंका के साथ। लेकिन अगर वहीं हम इंडो बांग्लादेश के कोऑपरेशन के बारे में देखें तो इंडो बांग्लादेश का इस मायने में कोऑपरेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। कैसे, बांग्लादेश जो है 700 मिलियन यूनिट जो है एनुअली इंडिया के साथ इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करता है और अभी जो है इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ नए इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जैसे रामपाल मैत्री प्रोजेक्ट है उसे इनिशिएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया बाकी नेबर्स के साथ तो अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन श्रीलंका के साथ इस फ्रंट पे प्रोग्रेस इंडिया का उतना अच्छा नहीं है। एनर्जी के फ्रंट पे इंडिया का प्रोग्रेस काफ़ी पुअर है। एंड अलग अलग जो ट्रांसमिशन और पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं श्रीलंका के साथ, ये भी काफ़ी समय से डिले चल रहे हैं। तो
यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि हमें फोकस करना होगा कि जो हमारी 2030 की डेडलाइन है उसको मीट कर सकें। और अगर ट्रेडिंग की भी बात करें, ठीक है, अगर इंडिया श्रीलंका के बाद के बीच में इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, क्रेडिट हो गया, इनकी अगर बात करें तो इंडिया श्रीलंका के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है 1988 में साइन किया गया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई भी प्रोग्रेस, अच्छा खासा सब्सटैंशियल प्रोग्रेस नहीं किया गया है, ठीक है। और जो ट्रेड है दैट इज़ ओनली स्लाइटली बेटर, ठीक है। इंडिया, ध्यान में रखने की वाली बात यह है, इंडिया जो है श्रीलंका का 26% जो इंपोर्ट है उसको कंप्राइज करता है और इन्वेस्टमेंट को कंप्राइज करता है। और अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, इंडिया ने काफ़ी सारे लाइंस ऑफ क्रेडिट भी एक्सटेंड किए थे। एंड इंडिया श्रीलंका का जो टूरिज़्म है, ठीक है, टूरिज़्म जो है श्रीलंका का वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट फॉर्म करता है श्रीलंकन जीडीपी का। और इंडिया जो है सबसे ज़्यादा टूरिस्ट श्रीलंका की तरफ भेजता है। ऑलमोस्ट 17% टूरिस्ट जो है श्रीलंका में वो इंडिया से ही जाते हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ा गैप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में और अच्छा परफॉर्म करने का। एंड यहाँ पे और बात होती है आगे चल के कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन के फ्रंट पे काफ़ी सारे एफर्ट्स अब लेना शुरू कर दिया गया है कि जैसे दोनों कंट्रीज़ के बीच में एयर सर्विस चालू हो गई, जैसे चेन्नई और जाफना के बीच में पैसेंजर फेरी जो है आपका वो चालू हो गई है, आपका नागपट्टनम में, कंकेसनथुराई में, ठीक है। उसके बाद अलग अलग जॉइंट वेंचर वहाँ पे होना शुरू कर दिए हैं, जैसे गुजरात कोऑपरेटिव्स, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और कारगिल के बीच में, ताकि जो दोनों कंट्रीज़ का डेयरी सेक्टर है उसमें कोऑपरेशन हो पाए। तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके अब एक जिस एरिया में श्रीलंका के साथ हम लैग कर रहे थे उसमें अब प्रोग्रेस होने लगा है। तो अब अगर हम क्वेश्चंस को देखें, जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड पास्ट में यूपीएससी के जो प्रीलिम्स होता है उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं उससे एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, हम मनी एंड बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। 2020 में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको पॉज करें एंड इसको कमेंट में आंसर करें। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। ये भी आपका आरबीआई का स्टरलाइजेशन के ऊपर आया है, ये भी आपका इन्फ्लेशन के ऊपर आया है। मैं चाहूँगा कि आप इसको पॉज करें और आंसर करें। ये है आपका क्वेश्चन 3, ठीक है। ये है आपका एक मेंस का क्वेश्चन। ये आपका जो श्रीलंका के साथ हम बात कर रहे थे, श्रीलंका के बारे में जो हम बात कर रहे थे उससे रिलेटेड एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपका GS2 में पूछा जा चुका है। इंडिया इज़ एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन द लाइट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। तो कोशिश करिए आप इस क्वेश्चन को फॉर 150 वर्ड्स एंड 10 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करें। कमेंट बॉक्स में उसका आपको रिव्यू मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा होगा, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।